नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। तो साथियों, हाजिर हैं एक और रिलेटेड वीडियो के साथ और आज का टॉपिक है बालकों में अधिगम एवं चिंतन। जी हाँ, बाल विकास के बालकों में अधिगम एवं चिंतन टॉपिक के प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। तो साथियों, आ चुके हैं हम लोग अपने प्रश्न पर और प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। चिंतन में रिक्त स्थान शामिल है। तो ऑप्शन देखेंगे आप सभी के स्क्रीन पर दिया गया है। इसमें साथियों आपका जो सही जवाब होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि इस चिंतन में कल्पना, भाषा, संकल्पना और प्रतिज्ञप्ति शामिल है। ऑप्शन थर्ड के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है साथियों आपका ये, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया में सबसे चिंतन की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है। तो प्रश्न में कम महत्वपूर्ण यानी निगेटिव पूछा गया है। तर्कड़ा, समस्या, सामान्यीकरण या फिर स्मृति। तो यहाँ पर कम महत्वपूर्ण हो जाएगा सामान्यीकरण। ऑप्शन के साथ हमारा थर्ड के साथ आंसर जाएगा। थर्ड के साथ आंसर लगाएंगे। यहाँ पर जब समस्या आती है तभी ज़्यादा चिंता की जाती है या सोचा जाता है, चिंतन किया जाता है। तो ये जो है महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न आपका ये है, सृजनात्मकता मुख्य रूप से रिक्त स्थान यानी किस से संबंधित है। तो जो सृजनात्मकता है साथियों वह अपसारी चिंतन से संबंधित है, यानी कि बहुविध चिंतन से। ऑप्शन फोर्थ इसका सही जवाब हो जाएगा। और आप लोग अपना स्कोर भी अपना वीडियो में बताएंगे। इसमें आंसर देने के लिए प्रयास करेंगे। हम जल्दी जल्दी आंसर इसलिए देकर जा रहे हैं ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो, कम समय में हम लोग पूरे 30 प्रश्न को देख पाएँ, इसलिए जो है थोड़ा सा जल्दी जल्दी हम लोग करते हैं। तो ऑप्शन को आप लोग देखकर आंसर लगा सकते हैं अपने मन में सोचकर, या फिर वीडियो के अंत में आप लोग जो है अपना स्कोर भी बता सकते हैं। तो चिंतन अनिवार्य रूप से है एक संज्ञानात्मक गतिविधि, मनोगतिक प्रक्रिया, मनोवैज्ञानिक परिघटना या फिर भावात्मक व्यवहार। तो यहाँ पर जो चिंतन साथियों संज्ञानात्मक एक गतिविधि है। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न ये पूछा गया है कि सृजनात्मक चिंतन सदैव होता है, विनाशकारी तो नहीं होगा, ये निगेटिव है। ये क्या होता है, ये पूछा गया है हमेशा सदैव क्या होता है। यह जो होता है साथियों एक रस होता है। ऑप्शन फोर इसका सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यह है, निम्नलिखित में से कौन सा चिंतन की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है। चित्र, प्रतीक एवं चिन्ह, मांसपेशीय क्रिया या फिर भाषा। चिंतन प्रक्रिया में कौन सा जो है सबसे कम महत्वपूर्ण है, ये पूछा गया है। यानी जब हम चिंतन करते हैं तब। तो मांसपेशीय क्रियाएं यहाँ पर थर्ड वाला आंसर हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है साथियों, चिंतन की दृष्टि से किसी बच्चे में सर्वश्रेष्ठ चिंतन है। तो श्रेष्ठ चिंतन पूछा गया है, ये आपको बताना है। यहाँ पर साथियों जो हमने 5 नंबर क्वेश्चन किया है इसमें आप लोग थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा। यहाँ से थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। सृजनात्मक चिंतन जो होता है ये पूछा गया है सदैव कैसा होता है, एक रस नहीं होता है, ये रचनात्मक होता है, रचनात्मक। तो ऑप्शन सेकेंड के साथ ये हमारा आंसर जाएगा। उसके लिए क्षमा चाहेंगे, ये जो है आपका रचनात्मक होगा। तो यहाँ पर आप लोग एक बार सुधार कर लेंगे। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर, चिंतन की दृष्टि से किसी बच्चे में सर्वश्रेष्ठ चिंतन है। कल्पनात्मक चिंतन, प्रत्यक्षात्मक चिंतन, प्रत्यात्मक चिंतन या फिर तार्किक चिंतन। ये प्रत्यय आत्मक दिया गया है। यहाँ पर जो हमारा सही जवाब होगा साथियों
तार्किक चिंतन ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो 4 के साथ आंसर लगा देंगे। अब दिया गया है सृजनात्मक चिंतन होता है। सृजनात्मक चिंतन जो है होता है ये पूछा गया है, तो ये उच्च अपसारी चिंतन होता है। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही जवाब होगा। अपसारी यानी कि जिसमें क्या हो, बहुविध, यानी एक से अधिक उसमें चीज़ें शामिल हो, एक से अधिक तरीके हों। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे अगले प्रश्न को। चिंतन तथा तर्क का उद्देश्य है, जटिल नहीं बनाना है। देखिए यहाँ पर दिया गया है जटिल बनाना, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। संवेग को समाप्त करना, समस्या का समाधान करना, संज्ञान का अंत करना। तो समस्या का समाधान करना, चिंतन हम किस लिए करते हैं, तर्क इसलिए कहता है कि जो समस्या है उसका समाधान किया जा सके। तो समाधान वाले पे आंसर लगाएंगे थर्ड के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है साथियों, तार्किक चिंतन में निम्न में से किसका एक आवश्यक अंग है। ये जो पूछा गया है, तार्किक चिंतन निम्न में से किसका, सामान्य शिक्षा का, समस्या समाधान का, या फिर सामुदायिक मांग का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तार्किक चिंतन दिया गया है, यहाँ पर हमारा आंसर जाएगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर। यहाँ पर हमारा आंसर होना चाहिए साथियों, ये समस्या समाधान का एक अंग है, इसीलिए चिंतन किया जाता है, तर्क किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा सेकेंड वाला सही जवाब होना चाहिए। तो सेकेंड के साथ ही आंसर लगाएंगे। सेकेंड वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब भी होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। और अगला प्रश्न आपका है ये, रचनात्मक चिंतन में अंतिम सोपान निम्नलिखित में से कौन सा है। तथ्य संग्रह, गर्भीकरण, स्फुटन या फिर जांच। इस प्रश्न का आपका जो सही जवाब होगा जांच। रचनात्मक चिंतन में अंतिम सोपान क्या होता है, जांच होता है। तो 4 के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, रचनात्मक चिंतन में पहली अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी है। अंतिम सोपान जांच होता है। अब पहला पूछा गया है तथ्य संग्रह, गर्भीकरण, स्फुटन या फिर जांच। तो साथियों आपका सही जवाब हो जाएगा तथ्य संग्रह, ऑप्शन फर्स्ट के साथ आंसर लगाएंगे। अब अगला प्रश्न है साथियों आपके स्क्रीन पर, विज्ञान और गणित में चिंतन निम्नलिखित में से किन के बिना संभव नहीं है, ये पूछा गया है। तो किन के बिना संभव नहीं है, चिन्ह और सूत्र के बिना संभव नहीं है। चिन्हों से ही और सूत्र से ही हम क्या करते हैं, उनको प्रदर्शित करते हैं। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका ये रहा, वस्तुओं की अनुपस्थिति में उनके विषय में चिंतन निम्नलिखित में से किससे होता है। तो साथियों वस्तुओं की अनुपस्थिति में उनके विषय में चिंतन प्रतीकों के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। चलेंगे अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका ये है, मनुष्यों में चिंतन के विकास में प्रथम सोपान निम्नलिखित में से कौन सा है। सर्वजीववाद, सर्वमानववाद, यंत्रवाद या फिर यथार्थवाद। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा साथियों, वो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, सर्वजीववाद। तो फर्स्ट के साथ ही आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका ये रहा, निम्नलिखित में से चिंतन के विषय के सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपकरण कौन से हैं। प्रत्यक्ष, प्रतिमाएं, संप्रत्यक्ष या फिर सूत्र। तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा संप्रत्यक्ष, ऑप्शन नंबर 3 के साथ आंसर जाएगा। प्रश्न है, निम्नलिखित में से चिंतन के उपकरण हैं प्रत्यक्ष, प्रतिमाएं, संप्रत्यक्ष या फिर उपरोक्त सभी।
चिंतन के उपकरण यानी डिवाइस पूछे गए हैं। डिवाइस, डिवाइस को युक्ति, उपकरण भी कह सकते हैं, युक्ति भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी प्रतिमाएं, संप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष। अगला प्रश्न है साथियों आप सभी के स्क्रीन पर, प्रतिमा सहित चिंतन को मनोवैज्ञानिक ने निम्नलिखित में से क्या माना है? प्रतिमा सहित जो चिंतन होता है उसको मनोवैज्ञानिकों ने क्या माना है? मूर्त चिंतन, अमूर्त चिंतन, एक व दोनों सही या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रतिमा सहित यानी कि यहाँ पर प्रतिमा सहित, यहाँ पर जो सही जवाब होगा आपका साथियों, यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, उपरोक्त एक एवं दो दोनों। तो दो के साथ आंसर लगा देंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका ये है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने भाषाहीन और भाषायुक्त चिंतन में अंतर किया है? तो साथियों ये अंतर किया है मुलर ने, ऑप्शन सेकेंड इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने चिंतन को आंतरिक वाणी कहा है? चिंतन को आंतरिक वाणी, जो अंदर ही अंदर मन में सोचा जाता है। तो जे बी वाटसन, ऑप्शन फर्स्ट सही जवाब है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका ये रहा, मानव में चिंतन के विकास में सबसे पहला संप्रत्यय निम्नलिखित में से कौन सा है? तो पहला संप्रत्यय पूछा गया है आपका, ये हो जाएगा अहम का संप्रत्यय, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला प्रश्न है, चिंतन का परिणाम निम्नलिखित में से कौन सा है? प्रयत्न और भूल, विश्लेषण और संश्लेषण, अंतर्दृष्टि या फिर समस्या सुलझाव। सही जवाब हो जाएगा समस्या सुलझाव, ऑप्शन फोर्थ के साथ आंसर लगाएंगे। अगला प्रश्न है, चिंतन में पहला सोपान निम्नलिखित में से कौन सा है? चिंतन में पहला सोपान पूछा गया है, कौन सा है? तो इसमें प्रयत्न और भूल, ऑप्शन फर्स्ट के साथ आंसर लगाएंगे। चिंतन का प्रमुख रूप निम्नलिखित में से क्या है? चिंतन का प्रमुख रूप यहाँ पर तर्क हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखेंगे अगले प्रश्न को। प्रश्न है, चिंतन की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? अंतर्दृष्टि, पूर्व दृष्टि, पश्चात दृष्टि, यानी उपरोक्त सभी यहाँ पर सही जवाब होगा। फोर के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, चिंतन का लक्ष्य निम्नलिखित में से क्या है? अनुसंधान, आविष्कार, एक तथा दो दोनों या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। थर्ड के साथ आंसर लगा देंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यह है, शिक्षक रिक्त स्थान के अलावा निम्नलिखित सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मज़ेदार बना सकता है, के अलावा दिया गया है, यानी हमको जो है निगेटिव वाला ऑप्शन यहाँ पर ढूंढना है। तो देखेंगे, जब विद्यार्थी से कोई कार्य कराने की कोशिश कर रहे हों तो उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा करने, मुक्त अंत वाली सामग्री उपलब्ध कराने सही है। मुक्त खेल के लिए समय देने, ये भी सही है। सकारात्मक है, हमको के अलावा निगेटिव वाला ऑप्शन यहाँ पर चूज करना है, यानी कि ढूंढना है। तो यहाँ पर दिया गया, जब विद्यार्थी कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं तो उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा करने, और यहाँ पर अवसर देने की बात की गई है। तीनों सही है। फोर वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पर थोड़ा सा निगेटिव है, इसी को आंसर लगाएंगे। फोर वाला नहीं साथियों, सॉरी, यहाँ पर फर्स्ट वाला जो है हमारा आंसर फर्स्ट के साथ जाएगा। तो फर्स्ट के साथ आंसर लगाएंगे। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, यानी ये सभी सकारात्मक है। मुक्त अंत वाली प्रश्न जिसमें एक से अधिक उसके उत्तर हों, मुक्त खेल, और ये
सृजनात्मक चिंतन के लिए असीमित अवसर, यानी उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अवसर दिया जाए। हमने कहा था जहाँ भी अवसर सहयोग की बात की जाए, पॉजिटिव है, सकारात्मक है, तो ये पॉजिटिव में आ जाएगा। अब ये प्रश्न दिया गया है साथियों, चिंतन के सूचना प्रक्रमण सिद्धांत में निम्नलिखित चरण आते हैं। प्रतिक्रिया, अभी इसमें ये बताना है कौन पहले आएगा, इसको क्रमबद्ध कर देना है। जो आपके स्क्रीन पर प्रश्न दिखा जा रहा है, ये जो आप देख रहे हैं, इसको क्रमबद्ध कर देना है। तो इसमें सबसे पहले पूर्व प्रक्रमण आएगा। पूर्व प्रक्रमण के बाद आपका आ जाएगा श्रेणीकरण, इसको श्रेणीकरण किया जाएगा, यानी कि पहले 3 फिर 4। अब उसके बाद से 3 4 देखेंगे किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 4 में है। बाकी हम लोग 4 वाले को आंसर लगा देंगे। उसके बाद 2 प्रतिक्रिया चयन और प्रतिक्रिया का क्रियान्वयन। तो 4 वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपका ये है, बच्चे द्वारा संकल्पना निर्माण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। संकल्पनाएं संवेगात्मक रूप से सुव्यवस्थित होती हैं। संकल्पना विकास की एक निश्चित संरचनात्मक व्यवस्था होती है। संकल्पनाओं की प्रकृति पदानुक्रमिक नहीं होती, या फिर संकल्पनाएं वैयक्तिक नहीं होती है। कथन कौन सा सही है ये पूछा गया है। तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव क्वेश्चन है तो पॉजिटिव आंसर भी होगा हमारा। यहाँ पर सेकेंड वाला ऑप्शन जो संकल्पना विकास की एक निश्चित संरचनात्मक व्यवस्था होती है, ऑप्शन सेकेंड जो है हमारा सही जवाब है। तो साथियों, आज का आखिरी प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है। अब यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है साथियों, आप लोग देख रहे हैं, इसमें आपका समस्या के प्रति जागरूकता ऑप्शन 3 सही जवाब है। तो साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी के जो प्रश्न हैं हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है, तो अगर आपकी इच्छा करे तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं, इसे अपने दोस्तों तक भेज सकते हैं। और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।